जय राम जी की। वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह एक स्पेशल वीडियो है। आप में से बहुत सारे बच्चे लोगों के कमेंट्स आए हमारे पास कि सर ये जो नया वाला आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस है, पुराने वाले को पढ़ें कि नहीं पढ़ें, एग्ज़ाम कौन से पैटर्न से होगा। तो देखिए, अभी जो आपके एग्ज़ाम्स जो झारखंड का होने वाला है, डीजीएस का मेंस, एमपी, ये जो हायर जुडिशरी का निकला है, तो ये सभी के सभी अभी पुराने वाले एक्ट से ही होंगे। अभी ये सिर्फ ये जो नए वाले कानून हैं ये पार्लियामेंट से पास हुए हैं, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, ऑफिशियल गजट में इसे पब्लिश किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा और इन्फोर्समेंट की डेट भी आएगी, तब जाके ये लागू होगा, अभी नहीं। तो तरह तरह के सवाल आ रहे हैं आप स्टूडेंट्स के। अब इंडिविजुअली हर किसी को जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने भी सोचा कि एक वीडियो बना के और इस नए वाले बिल से संबंधित कुछ सैलिएंट फीचर्स इसके आपको बताऊं। और जब ये लागू हो जाएगा, अभी तो हम लोगों ने भी पूरा नहीं पढ़ा है इसे, किसी ने भी, अभी तो पास हुआ है, अभी शुरुआती दौर है, धीरे धीरे मैं भी पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़ेंगे, तो फिर आगे जो निकल के जो चीजें आएंगी वो देखी जाएंगी। अभी फिलहाल ये देखिए, 4 साल तक काफी मेहनत किया गया, डिस्कशन किया गया। 18 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमीज, 22 law universities, 142 members of parliament and 270 MLAs। वो सारे पब्लिक डिस्कशंस, टाइम टू टाइम सेमिनार्स होते रहे। और फिर ये स्टैंडिंग कमेटी, पहले जो ये बिल था आपको पता होगा ही, विड्रॉ कर लिया गया था, फिर स्टैंडिंग कमेटी को रिकमेंड किया गया, रेफर किया गया, उसके रिकमेंडेशन समेत ये फिर से पार्लियामेंट में पेश किया गया और पास हो चुका है यह। तो आईपीसी जो है वो उसे भारतीय न्याय संहिता, यहाँ पे हमने ऊपर में, यहाँ पे मैं कुछ लिखता चलूं। ये आईपीसी का अब नया नाम होगा, ये सीआरपीसी का नया नाम होगा और ये एविडेंस एक्ट का नया नाम होगा। तो नाम याद रखिएगा। और उसके बाद है जो आईपीसी, जो नए वाला आईपीसी है, इसमें टोटल 356 सेक्शंस होंगे। और ये मैंने हाईलाइट कर दिया, पहले पढ़ते ही थे 511 सेक्शन। लास्ट सेक्शन क्या चीज का था, कमेंट करके बताएंगे हमें। 175 सेक्शन चेंज किए गए हैं, 8 न्यू सेक्शंस इसमें ऐड किए गए हैं और 22 पुराने सेक्शंस को जो है रिपील कर दिए गए हैं। यहाँ मैं हाईलाइट, तो आईपीसी का ये लेखा जोखा है कि 175 सेक्शन चेंज किए गए, टोटल 356 सेक्शंस हैं, 8 नए सेक्शंस लाए गए हैं, 22 सेक्शंस को रिपील कर दिए गए। सीआरपीसी में, सीआरपीसी का नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, और इसमें अब थोड़े सेक्शंस बढ़ गए हैं नए वाले में, 533 सेक्शंस हो गए हैं। 160 ओल्ड सेक्शंस जो है ना, उनको चेंज किया गया है, कुछ नए सेक्शंस भी लगाए गए हैं। 9 नए सेक्शंस आए हैं इसमें और 9 पुराने सेक्शंस को रिपील कर दिए गए हैं। एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल के तौर पे जाना जाता है और अब इसमें 170 सेक्शंस होंगे। पुराने वाले में कितने थे कमेंट करके बताइएगा। और 23 सेक्शन एविडेंस एक्ट के चेंज हो गए हैं, एक नया सेक्शन लाया गया है और 5 सेक्शन को रिपील कर दिया गया है। अब इसमें
जो नया वाला एविडेंस एक्ट है, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस की गई हैं। अब डॉक्यूमेंट का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। हम लोग अभी पढ़ते थे एनीथिंग रिटन अपॉन एनी सब्सटेंस बाय वे ऑफ लेटर फिगर मार्क्स, तो वो डॉक्यूमेंट कहा जाएगा फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर टू बी यूज्ड इन एविडेंस। तो अभी तक तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की अलग से डेफिनेशन दी गई है। ये सारी चीज़ें अलग से लाई गई हैं। ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस, मेल्स, मैसेजेज, तो ये कुछ डेफिनेशंस आए हैं। और सबसे अच्छी बात जो हुई है कि इंटायर प्रोसेस, जो सारी चीज़ें अब डिजिटल मोड में, तो एफआईआर से लेके केस डायरी तक सब कुछ डिजिटाइज, और केस डायरी में चार्जशीट जो होगा, जजमेंट होगा, सारा कुछ डिजिटाइज। वीडियोग्राफी जो कंपलसरी, जब सर्च और सीजर रिकवरी जब होगी तो उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। पहले क्या होता था कि पुलिस ने जबरदस्ती रिकवरी वाज इम्प्लांटेड। अब वीडियोग्राफी देखिए, टैंपरिंग आपको कानून से रोका नहीं जा सकता। अब वीडियोग्राफी से जो फॉल्स जो रिकवरी है वो रुक पाएंगी या नहीं रुक पाएंगी, ये समय के साथ हम लोगों को पता लगेगा। लेकिन ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है कि हमारी सरकार इस बारे में सोचती है और इस तरह के प्रोविजन बनाए गए हैं और बनाने भी चाहिए। तो वीडियोग्राफी कंपलसरी कर दिया गया है, और जिससे कि इनोसेंट लोगों को कभी कभी पुलिस फंसा देती थी, तो उन समस्याओं से निजात मिलेगी। और ये सारे रिकॉर्डिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर ये डिजिटल नहीं होगा और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो चार्जशीट वैलिड नहीं होगा, ऐसा किया गया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, अब देखिए फॉरेंसिक साइंस का काफ़ी, आज का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका कंट्रीब्यूशन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में भी, तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, और उसमें फॉरेंसिक साइंस के स्कोप को इनलार्ज करना, साइंटिस्ट को, प्रोफेसर्स को, बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करना, एक्सपर्ट को, और फॉरेंसिक टीम क्राइम साइट पे विजिट करेगी, इसको भी मैंडेटरी बनाया गया है। और वैसे क्राइम जिसमें पनिशमेंट 7 इयर्स और मोर है। और सबसे अच्छी बात जो जीरो एफआईआर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए कभी कभी क्या होता कि फॉर एग्जांपल आप कहीं गए, कोई मोबाइल आपका छीन के भाग गया, तो आप दूर रास्ते में हैं, अपनी बाइक से या कार से या किसी भी चीज़ से जा रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता था कि पुलिस स्टेशन का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो जीरो एफआईआर ये होता है कि जब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज अनसर्टेन, तो किसी भी थाने में उस घटना की सूचना दर्ज की जा सकती है और उस पर कोई नंबर नहीं डाला जाता। तो चूंकि नंबर उस पर नहीं डाला, हर एफआईआर का नंबर होता है, 1 जनवरी को वो जो पहला अपराध होगा उसका नंबर 1 मिलता है। उसी तरह से जैसे जैसे अपराध आते रहेंगे 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 ऐसे ये बढ़ता जाएगा। 31 दिसंबर को क्लोज होगा, फिर 1 जनवरी को नंबर 1। तो हर थाने का क्राइम कितना हो रहा है, नहीं हो रहा, उस संख्या पे एफआईआर नंबर बढ़ता रहता है आगे को। और जीरो एफआईआर, चूंकि टेरिटोरियल एरिया भी पता नहीं है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कौन से पुलिस स्टेशन का है, तो इसलिए उस पर कोई नंबर नहीं डाला जाता। और चूंकि कोई नंबर नहीं डाला हुआ है तो इसलिए उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। तो जीरो एफआईआर अब आपकी सुविधा है कि आप कहीं भी हो, किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
अब देखिए, अब हर चीज के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई चीज आप बनाते हैं तो उससे कुछ फायदा भी हो सकता है, उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो शुरू में ही सर्टिफिकेट दे देना कि नुकसान ही होगा और ये होगा और वो होगा, या गारंटी दे देना कि बहुत मेरे हिसाब से कि अभी नया नया है, चुप रहना चाहिए थोड़े दिन तक, हम लोग देखें कि इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं। जिस इरादे से इसको लागू किया गया था वो इरादा कितना हम लोग हासिल कर पा रहे हैं, तो एक अच्छा कमेंट निकल के आएगा। अभी कुछ कह पाना उतना अच्छा नहीं होगा। तो 0 FIR को थोड़ा सा इसमें फोकस किया गया है, और जो 0 FIR रजिस्टर करना प्रोविजंस बनाए गए हैं। और EFIR, देखिए 0 FIR और EFIR, तो 0 FIR हमने बताया, और EFIR भी एवरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अफसर होगा और सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएंगी, ऑनलाइन FIR भी दर्ज हो पाएगा। अब कैसे हो पाएगा वो हम लोग जब लागू होगा तो डिटेल प्रोविजंस पढ़ेंगे। सेक्सुअल वायलेंस के केस में वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कंपलसरी बनाया गया है, और कंप्लेंट का स्टेटस पुलिस को 90 डेज के अंतर्गत देना है, और उसके बाद एवरी 15 डेज कंप्लेनेंट को देना है। और गवर्नमेंट किसी भी केस को जिसमें पनिशमेंट 7 ईयर से ज़्यादा है उसे विड्रॉ नहीं कर सकती, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। और समरी ट्रायल हम लोग पढ़ते हैं CRPC में, अभी पुराने वाले में। कमेंट करके बताइएगा कि समरी ट्रायल का सेक्शन क्या है, उसमें पनिशमेंट कितने हैं, कौन कौन से ऑफेंसेज के हो सकते हैं, पहले कितने ऑफेंसेज के थे। और अब देखिए मैं यहाँ पे समरी ट्रायल, ऐसे ऑफेंसेज जिसमें सजा अप टू 3 ईयर्स तक है, तो भी समरी ट्रायल का स्कोप बढ़ा दिया गया। तो पहले समरी ट्रायल में क्या सजा होती थी, समरी ट्रायल का प्रोविजन क्या था, कमेंट करके बताएंगे। और समरी ट्रायल मतलब डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेज विदाउट फुल ट्रायल। आप इसे कई चीज़ों में, कई सेंटेंस में कई तरीके से बोल सकते हैं। तो पहले 2 साल तक का ही था, चलिए हमने बता दिया आपको। तब 3 साल तक, तो अब कहने का मतलब कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेज है उनके कुछ कम होने की संभावनाएं हैं। चार्जशीट 90 डेज के अंतर्गत फाइल होगा, और कोर्ट जो है फर्दर 90 डेज भी एक्सटेंड कर सकता, तो इन टोटल 180 डेज तक चार्जशीट फाइल किया जा सकता है। और कोर्ट जो है बाउंड टू गिव नोटिस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज टू द एक्यूज विद इन 60 डेज, और जज भी टाइम बाउंड होंगे, जो कोर्ट भी टाइम बाउंड होगी कि टू गिव वर्डिक्ट विद इन 30 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द आर्गूमेंट। वो जजमेंट रिजर्व, हम लोग देखते हैं कि जजमेंट कई बार रिजर्व भी हो जाता, काफ़ी सालों साल हो गए जजमेंट नहीं आया, तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो अभी का जो सिस्टम है इसे क्या हमें दिक्कतें हो रही है, क्या करें कि ये दिक्कतें कम हो जाए, तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए अमेंडमेंट आते रहता है। तो ये भी एक अच्छा प्रोविज़न है। सिविल सर्वेंट या पुलिस अफसर के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन है तो गवर्नमेंट जो है परमिशन 120 डेज के अंतर्गत डिसाइड करेगी, और अगर नहीं डिसाइड होता है तो डीम्ड सैंक्शन माना जाएगा उसको। और अगर कोई, अभी तक तो ये था कि नो ट्रायल एट द बैक ऑफ एक्यूज, लेकिन एक्यूज भाग जाता, मिलता नहीं है, तो भी उसका ट्रायल चलेगा। और अगर किसी ने शादी का वादा करके और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, या किसी ने वादा किया कि नौकरी लगवा देंगे, या ऐसे तमाम चीज़ें सेक्सुअल फेवर के लिए, तो उसमें उन चीज़ों को रिकग्नाइज किया गया है। गैंग रेप केसेज में 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट या लाइफ भी हो सकता, ऐसे नए प्रोविज़न आए हैं। जो 18 साल से कम लड़कियां हैं
उनके खिलाफ अगर कोई क्राइम है तो उसके सीवियरिटी पे डेथ पेनाल्टी तक, फांसी की भी सजा है। मॉब लिंचिंग के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, 7 years लाइफ एंड डेथ पेनाल्टी। और ये एक बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि किसी का मोबाइल छीन लेना, मोबाइल अगर कोई एक्यूज किसी का छीन लेता है, अगर ये मोबाइल फोन से ये क्राइम होता है कोई मोबाइल स्नैचिंग का, तो पुलिस के लिए बहुत आसान है, चुपचाप उसे सर्वेलेंस पे लगा दे, ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों जो हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, आप थाने जाते होंगे तो देखते होंगे कि एफआईआर दर्ज कितनी तत्परता से होता है। पुलिस अफसर एफआईआर दर्ज करने के लिए कितना, तो खैर आप हम सब लोग देखते ही हैं। तो इस बार जो है कि मोबाइल फोन छीनने की कोई घटना या चेन स्नैचिंग की घटना है तो उसके लिए भी अच्छे प्रोविजंस बनाए गए हैं। सजा बढ़ा दी गई है 7 साल से 10 साल कि अगर कोई चिल्ड्रन के खिलाफ क्राइम हो या कुछ ऐसा इस तरीके से। और ज़्यादा फोकस किया गया है कन्विक्शन रेट को इन्हांस करने के लिए। और उसके बाद टेररिज्म का डिफिनीशन दिया गया है इसमें, और जैसे आर्म इंसर्जेंसी, सबवर्सिव एक्टिविटी, सेपरेटिज्म, और ये सारी चीज़ें नए एक्ट में लाई गई हैं। सुनते होंगे राजद्रोह, देशद्रोह और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। 313 चेंजेज हैं। तो ये एक शॉर्ट ग्लिम्स है, जैसे कि इंट्रो आपको दिया गया कि पुराने और नए प्रोविजंस कितने हटाए गए, कितने चेंजेज किए गए, सरसरी तौर पे हमने देखा और ये पाया। आप वीडियो को पॉज कर ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अभी पैनिक ना करें, घबराएं नहीं। अभी जो ऑनगोइंग एग्जाम्स हैं वो पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से ही होगा। जब लागू होगा तो हर किसी को पता लगेगा ही लगेगा, तो इसलिए घबराए नहीं। ये मान के चलें कि नया वाला आपको पढ़ना ही है। अब बच्चे लोगों को थोड़ा रहता है कि पुराने वाले पूरे पढ़ लिए हैं, अब फिर नया अलग से पूरा पढ़ना पड़ेगा फ्रेशर के तौर पे। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत, अब देखिए जब भी कोई चेंज होता है तो उससे कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज स्वाभाविक है कि एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो एनीवे अब ये कह पाना कि चेंज करके अच्छा हुआ या अच्छा नहीं हुआ, ये कह पाना बड़ा डिफिकल्ट है। ये आप लोगों के कमेंट सोशल मीडिया पे सुन ही रहे होंगे, मतलब एक फैशन सा हो गया है। किसी ने कोई चीज करी तो उसका क्रिटिसिज्म करना ही करना है। राइट टू क्रिटिसाइज है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, लेकिन मैंडेटरी क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। खैर एनीवे, एज ए लॉ स्टूडेंट अब जो भी है, अब देखिए इसे निजात तो नहीं मिलेगा। ये पास हो गया है, आज न कल लागू होगा ये, और आज न कल आपको पढ़ना पड़ेगा ये। अभी ये चैलेंज भी होगा, सुप्रीम कोर्ट में दावे फाइल किए जाएंगे, डिसीजन। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये लागू होगा, हमें आज न कल ये पढ़ना पड़ेगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे ऐसे व्यक्तिगत विचार है, और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो और एक जरूरी सूचना, हम लोगों ने स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो, उसके लिए इसी चैनल पे आईपीसी का कंप्लीट सीरीज, अब तो आईपीसी
पुराना हो जाएगा कुछ दिनों में, एविडेंस एक्ट भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसका कंप्लीट सीरीज, लेकिन अभी जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो उस सीरीज आप देख लेंगे, आईपीसी का, एविडेंस एक्ट का भी। और देखिए, जब रिजल्ट होता है तो इंटरव्यू में कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हो पाता, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो अफसोस करने से, रोने गाने से और बिल्कुल निराश हो जाने से अच्छा है कि आप विचार कीजिए कि आखिर किन वजहों से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब तक आप उन वजहों को दूर नहीं करेंगे, आगे भी आपको असफलता मिलती रहेगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। सफलता या असफलता किसी के व्यक्तित्व का पैमाना नहीं हो सकता। आप बस अपनी उन कमियों को ढूंढिए जिनके कारण आप असफल हो रहे हैं, उन कमियों को दूर कीजिए। मेरा कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने ये महसूस किया है कि अधिकतर स्टूडेंट रट्टा मार के, नोट से या जैसे भी रट्टा मार के, वो समझने का प्रयास नहीं करता। लॉ का रट्टा मत मारिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसे समझेंगे तो मेंस में भी आप बेहतरीन लिख सकते हैं, और समझ रहे हैं तो आप बेहतरीन बोल भी सकते हैं। मेंस में आप बेहतरीन लिखेंगे तो मेंस में आपके नंबर अच्छे आएंगे, बेहतरीन तरीके से बोलेंगे तो इंटरव्यू में भी नंबर आपके अच्छे आएंगे और सिलेक्शन आपका गारंटीड होगा। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हो सकता है 2 4 5 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो पहली बात, जो सबसे पहली बात, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, मैं खुद भी कहता हूँ कि आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ, लेकिन खैर चलिए जो भी है, मेरे तरफ से अगर मेरी पहली बात, अगर आप ध्यान देंगे, मैं सभी लॉ स्टूडेंट से प्रार्थना करूँगा कि आप लॉ को समझने का प्रयास करें। आप नहीं समझेंगे तो सफलता का चांस रिस्की है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हो भी सकता है, वरना आप फंस भी सकते हैं, असफल भी हो सकता है। तो लॉ को समझना बहुत आसान है। हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, और इसीलिए मैं 1 वीक का डेमो क्लास, सीपीसी को आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, तो 1 वीक का डेमो क्लास, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और अगर आप वो क्लास करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये 9262 810582 पे अपना नाम और आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ये दोनों लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको हमारे सीएलसी वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे ये लिंक वगैरह और बहुत काम की चीज़ें मिलती रहती हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो का समय समाप्त होता है। जय राम जी की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।